हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही कम दिनों में होने वाला है। जल्दी से जल्द आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वो भी आपके ज्ञान जीएस के साथ में। आप लोग बहुत ही अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे प्रतीत हो रहे हैं कि आप लोग काफी हद तक आप सेटिस्फाइड है हमारे पढ़ाने से। ठीक है, तो देखिएगा, आपकी क्लास को हम और भी जोरदार शोरदार आज बढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास को और हम ज्यादा डिस्कस में पढ़ेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करेंगे आज क्वेश्चनों का, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आज से क्वेश्चन और भी ज्यादा आपके अंदर तक लेके चलेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चनों का फॉर्मेट हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वही फॉर्मेट है, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है और हर चीजें भी आपके पास में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या हमारी क्लास रहने वाली है, कैसे कैसे आपकी क्लास को हम तरीके से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज की क्लास के साथ में। तो देखिएगा, आज की क्लासों के पहला क्वेश्चन ही आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ये हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहता है, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति, यानी कि किसके किसके मध्य आप अभियोग नहीं चलाया था। अभियोग मतलब महाभियोग नहीं चला सकता, किसके मध्य चलाया सकता है, किसके मध्य नहीं चलाया सकता है। तो देखिएगा, संविधान की अगर बात करें तो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। कब बनके तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार हुआ था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। और बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि लिखा किसने था। तो भाई, लिखा था प्रेम बिहारी नारायण ने, जो कि लास्ट ईयर यूपी पुलिस में पूछा गया है। प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। अगर जनक हम कहें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो ये बात याद रखिए कि लिखा किसने था और कौन इसका जनक था, ये दोनों बातें क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण, जिन्होंने भारतीय संविधान लिखने के लिए कोई भी रुपए नहीं लिया था और भारतीय संविधान बनाने के लिए भी कोई रुपए नहीं लिया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, प्रेम बिहारी नारायण को भारतीय संविधान का कैलीग्राफर हम कहते हैं। ठीक है, संविधान लगभग में 3 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया था आपका। ओवरऑल संविधान यहीं पर हमारा बन चुका था। अब संविधान में भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर कहता है 52 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति नहीं, क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। भारत का 52 अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत। अब देखिएगा, भारत राज्य के राज्यपाल, अगर राज्य के राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 153 और आर्टिकल नंबर 155। देखिएगा, आर्टिकल नंबर 155 और आर्टिकल नंबर 153, सब आर्टिकल को समझिएगा। अच्छे से अच्छे आर्टिकल हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे पेपर में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके, और वैसे ही आपको मैं प्रश्न बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आर्टिकल नंबर 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी कि पहला नागरिक होगा। भारत के उपराष्ट्रपति होंगे आर्टिकल नंबर 63 के अंतर्गत। ठीक है, और उपराष्ट्रपति से अगर बात हम करें तो एक आर्टिकल आपके और संबंधित है कि उपराष्ट्रपति भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल नंबर 64 के अंतर्गत। और अगर आर्टिकल नंबर 65 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 65 की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है,
या वो त्यागपत्र दे सकती है, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो दो कंडीशन पर होगा, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। सिर्फ दो ही कंडीशन पर, और किसी कंडीशन पर वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। सिर्फ किसके मृत्यु और त्यागपत्र पर ही कार्य कर सकता है, अन्यथा वो कार्य नहीं कर सकता है। तो देखिएगा आर्टिकल नंबर 65 हमारा किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 155 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। आर्टिकल नंबर 155। अब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो जो राज्यपाल होगा, राज्य का प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि उसी खुशी के अनुसार ही, उसकी दया पर ही अपने पद पर बना रह सकता है। अगर उसकी दया समाप्त कर दिया, राष्ट्रपति जब चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। तो राज्यपाल का पद क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जो हमारी किताबों में लिखा होता है। यानी खुशी के द्वारा या दया पर ही आपके राज्यपाल का पद होता है। किसकी दया पर, राष्ट्रपति की दया पर। तो एक ऐसा एक ही व्यक्ति है जो कि आंसर आपका बी वाला निकाल के लाता है। राज्य के राज्यपाल पर अभियोग नहीं चलाया जाता, क्योंकि ये जो पद होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये जो पद होता है ये आपके किसके अकॉर्डिंग होता है, ये राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। तो राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया, तो राज्यपाल का पद हमने कनाडा से लिया था। कहां से लिया था, कनाडा से लिया था, कनाडा के संविधान से लिया था हमने। ठीक है, राष्ट्रपति कहां से लिया गया, तो देखिएगा राष्ट्रपति आपके ब्रिटेन से लिया गया। और उपराष्ट्रपति को कहां से लिया गया, तो अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को भारतीय संविधान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संविधान से एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सब जितने भी प्रमुख वैधानिक पद थे वो सभी आ गए। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाते हैं वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग चला सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। और भी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो देखिएगा अभी हमारी RO की एक सीरीज चल रही है। ठीक है, उसमें आप जाकर चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, उसमें संविधान की टोटल पहली क्लास से लेकर सभी क्लासें अभी तक उसमें आ चुकी हैं। डेली आपकी क्लास भी आती है 4 बजे। ठीक है, एक क्लास 7 बजे है, वो क्लास आपकी 4 बजे। तो वहां जाकर आप संविधान को डिटेल पार्ट में भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ भी काफी हद तक एक बेहतरीन पार्ट में बता दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नया क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे कि कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण किया जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, पहली बात तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाते हैं, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि डे कब बनाते हैं, तो बनाते हैं 2 नवंबर को। कब बनाते हैं, 2 नवंबर को बनाते हैं साक्षरता दिवस। तो कंप्यूटर का पिता कहते हैं, किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। जो भंडारण जो क्षमता होती है वो किस में होती है, आपके बाइट में होती है। यानी कि यूनिट है आपके कंप्यूटर की, कंप्यूटर की क्या है आपकी यूनिट है, क्या है, बाइट। ठीक है, डेसिमल नहीं होता, डेसिबल होता है, बाइनरी। ठीक है, ये तो आपकी यूनिट हो गई। तो कंप्यूटर का जो डाटा क्षमता होगी वो किस में रखेंगे, आपके बाइनरी में रखेंगे। किस में रखेंगे, आपके बाइनरी में रखेंगे। कंप्यूटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी बाइट जो होती है कंप्यूटर की यूनिट आपकी होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, तो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। माता किसे कहते हैं, लेडी अगस्ता को कंप्यूटर की माता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और
साक्षरता दिवस कब बनाते हैं? तो 2 नवंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी हम बनाते हैं। ठीक है, डेसिमल आपका नहीं होता, डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिमल भी यूनिट है आपके, एक शब्द निकलता है जिससे हम कहते हैं डेसिबल। तो डेसिबल क्या होती है? आपकी ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाते हैं? मैचिंग करने के लिए कई बार पूछा गया दोस्तों। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक, राइट। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो देखिएगा, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 18। तो किसके अंतर्गत किया जाएगा? ठीक है, ये देखिएगा, ये सभी अगर आर्टिकल की बात करें तो ये सब आपके मौलिक अधिकार में आते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। किसमें आते हैं? फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, या मूल अधिकार भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो मूल अधिकार भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को भाग नंबर 3 में रखा है। किस भाग में रखा है? भाग नंबर 3 में रखा है। कहां से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आपके स्थापित किए गए। 12 से लेकर 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स आ गए। क्या आ गए? फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर आ गए हैं 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स आपके आ गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें आपका ये जो सभी आर्टिकल हैं, ये आपके समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, समता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो समता का अधिकार जो आर्टिकल आपके आते हैं, वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आपके 18 आते हैं। तो देखिएगा, पूरे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, अगर मूल अधिकार की बात करें तो पहले कितने मूल अधिकार थे? तो पहले मूल अधिकार थे आपके 7, लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकार कितने हैं? आपके 6। तो कौन सा अधिकार हट गया? आपके संपत्ति का अधिकार हट गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार हट गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो आपके हट गया था, वो कब हटा था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और किस अनुच्छेद में पहुंचा दिया? तो अब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के पहले भाग नंबर 3 में था, अब भाग नंबर 12 में आता है। किस में आता है? भाग नंबर 12 में आता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो मौलिक अधिकारों की बात हो गई, यानी कि समता के अधिकार की बातें हो गई। तो आपका देखिए आर्टिकल नंबर क्या है? यानी कि मूल हो गया आपका, वंश हो गया, लिंग हो गया, पर भेदभाव नहीं कर सकते। यानी किसी व्यक्ति से आप कह नहीं सकते कि आप किस वंश के हो, किस लिंग के हो, किस मूल के हो, आप किसी पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप भेदभाव करते हैं, तो आपको आर्टिकल नंबर 15 के अनुसार मौलिक अधिकारों का उस व्यक्ति का क्या होगा? हनन होगा। अगर मान लीजिएगा मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका में 2 सेक्टर होते हैं, एक तो होता है हाई कोर्ट और दूसरा होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसका संरक्षक जो होता है वो कौन होता है? आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर हम हाई कोर्ट में बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत रिट दाखिल कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 32 के अंतर्गत रिट दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर हम रिट दाखिल कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो किसके पास ज्यादा पावर है? पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा है मौलिक अधिकारों के हनन में, या आपके हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है? देखिएगा, हाई कोर्ट का व्यापक क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में सिर्फ मौलिक अधिकारों के संरक्षण में। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के पास सबसे ज्यादा पावर आपके हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास उसके कम पावर है। ठीक है, आर्टिकल नंबर बात करेंगे लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता,
आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 17 में अगर बात करेंगे तो देखिएगा छुआछूत है आपके, किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल नंबर 18 क्या है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर उपाधियों का अंत है, लेकिन आपके अनुच्छेद नंबर 18A के तहत अगर ओवरऑल हम बात करें 18A के तहत या 18 फर्स्ट के तहत भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे उपाधियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों का वितरण किया था। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 18A। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा पहला भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। पहले व्यक्ति जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला मिला था। उसके बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को मिला था, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। राजगोपालाचार्य को मिला था, जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, आपके भारत के पहले गवर्नर थे। तीसरा व्यक्ति एक साइंस के व्यक्ति को मिला था, जिन्हें हम कहते हैं सीवी रमन को। देखिएगा सीवी रमन को 1954 में, ठीक है, 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1930 में भारत में भौतिकी, भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी में पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 18 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में कृषि, अब भारत में कृषि से संबंधित आ गया है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में कृषि जो आता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो देखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत 3 प्रकार की सूची है। 3 प्रकार की सूची है, जिसे कहते हैं संघ सूची, यानी कि केंद्र सूची, केंद्र सरकार के अंतर्गत चलती है। फिर आपकी आती है राज्य सूची, राज्य सूची आती है। फिर आपके समवर्ती सूची आती है, यानी कि 3 सूचियों का विवरण है। ठीक है, और इसी में अगर हम बात करेंगे तो जो कृषि आपके आता है वो किस सूची का विषय है, आपके राज्य सूची का विषय है। जब कृषि आपके राज्य सूची का विषय होगा तो उस पर जो काम करेगी कौन करेगा, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाएगा। किसके द्वारा लगाया जाएगा, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाएगा। स्थानीय सरकारों के द्वारा नहीं लगाया जाता। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। याद है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र में आपके शेयर पूंजी अनुपात के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में कृषि, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, आपकी कृषि आधारित है। जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है, ओनली वन आपके एग्रीकल्चर पर आधारित है। और उत्तर प्रदेश का पहला जो बजट था वो किस पे आधारित था, कृषि पर आधारित था। तो उत्तर प्रदेश का पहला बजट जो प्रस्तुत किया था वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्हीं ने उत्तर प्रदेश का पहला बजट पेश किया था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, इन्हीं ने पहला उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया था जो कि कृषि पर ही आधारित था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, भारत की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है उसे हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है आपके। ओके, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यता अनुपात है, पूंजी पर रिटर्न यानी कि कैपिटल बोलते हैं, नहीं है, चालू अनुपात है, परिसंपत्तियां टर्नओवर है, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात है। तो आंसर क्या होगा, चालू अनुपात होगा। क्या आंसर होगा आपका, चालू अनुपात इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा चालू अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। शायद आपने अगर लगातार वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को जस्ट ए सेकंड कर सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने आपको पेपर बताया था कि पेपर में आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से क्वेश्चन आपसे पेपर पूछे जाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ वो पूछे जाएंगे जो आप मौलिक कर्तव्य हैं, वो तो नहीं पूछे जाएंगे, कौन सा नहीं है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर। ठीक है,
देखिएगा लोकसभा में वोट डालना, तो देखिएगा चुनाव में मतदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो सकता है। हो क्या सकता है, यही आंसर होगा, क्योंकि और हमें पढ़ना भी नहीं है। मैंने आपको दो ही ऑप्शन बताए थे, एक तो माता पिता की आज्ञा मानना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आज से ही तुम जाओ अब माता पिता की आज्ञा ना मानो, कह दो वहां बताया गया था, पढ़ रहे थे तो बताया गया था माता पिता की आज्ञा मानना मौलिक कर्तव्य नहीं। भाई संविधान के अकॉर्डिंग चलना है, तो माता पिता का सम्मान करना हमारे हित में है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों में संविधान के अकॉर्डिंग माता पिता की आज्ञा मानना मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट डालना भी हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कैसे कैसे मौलिक कर्तव्य आए, कैसे कैसे भारतीय संविधान में आए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने कर्तव्यों को? 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिसमें अंतिम मौलिक कर्तव्य हमारा शिक्षा का अधिकार था, जिसे शामिल किया गया था। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे, यानी कि एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है मूल संविधान में आपके। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। किस समिति की सिफारिश पर हुए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य आपके हुए थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो लोकसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार हमारा नहीं है, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हमारा मूल कर्तव्य है, संविधान को मानना व इसके आदर्शों की कदर करना, ये सब हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। लेकिन मूल कर्तव्य जो लिए गए थे वो किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए। सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए हैं, जिसे वर्तमान समय में हम रूस कहते हैं ओनली। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 51A के तहत इन्हें शामिल किया गया था। और भाग अगर बात करेंगे, भाग कौन सा है? तो भाग 4 नंबर है, 4A। ठीक है, भाग कौन सा है? 4A आपका भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो कौन सी क्रांति ऐसी है जो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करती है? ठीक है, हरित क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि करती है? खाद्यान्नों के उत्पादन में। किसके उत्पादन में वृद्धि करती है? खाद्यान्नों के उत्पादन में। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में। और अगर बात करेंगे स्वर्ण क्रांति बागवानी फसलों में। और आपकी पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन। सोया, आपका सोया प्रदेश जो मध्य प्रदेश है वहां पर तिलहन सबसे ज्यादा होता है, तो तिलहन आपके होते हैं। ऐसे ही अगर कह सकते हैं कि मत्स्य किससे संबंधित है, तो मत्स्य क्रांति आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली पालन से। ठीक है, किससे संबंधित है? आपके मछली पालन से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पेपर में पूछी जाएगी। तो क्रांतियों से उनके जनक भी याद कर लीजिएगा। क्या? जनक भी याद कर लीजिएगा क्रांतियों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा भोजन जो है वो तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन हो गया, मक्खन हो गया, विटामिन हो गया, या ग्लूकोज हो गया। देखिएगा विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन की अगर बात करेंगे तो विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, ए, डी, ई और के। ए क्या है? आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? कैसिमर फंक ने खोज की थी आपके विटामिन की। कैसिमर फंक ने खोज की थी विटामिन की। ठीक है, याद रखिए कैसिमर फंक ने खोज की थी विटामिन की। और आपके जो मक्खन होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है आपके मक्खन में। ठीक है, तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज ही एक ऐसा अवयव है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और तुरंत शक्ति प्रदान करता है तुम्हारे लिए। कौन होगा? वो ग्लूकोज होगा जो तुरंत शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जुड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? किस समझौता किया है, किस कंपनी समझौता किया? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी से समझौता किया है? तो देखिएगा, अमेजॉन कंपनी से क्या करा है? समझौता किया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा हैं। 31 राज्यसभा हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं। विधानसभा की सीटें देखिएगा, मैंने आपको बताया कि हर राज्य की विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें याद कर लीजिएगा। 403+1 आपकी विधानसभा की सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या आपके 100 है। कितनी है? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिएगा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि आप उत्तर प्रदेश से पूरा पूरा पढ़िएगा। फिलहाल मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश, ऐसा कोई परेशानी नहीं होगी जहां आपको मैं बताऊंगा नहीं। उत्तर प्रदेश में आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और मैंने इससे पहले भी आपको आरओ यूपी पीसीएस के फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश को पढ़ा भी चुका हूं। मैं अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश को पढ़ा भी चुका हूं और मैं आपको फिर से पढ़ाने वाला हूं, जो कि 1 से 2 वीडियो में उत्तर प्रदेश कंप्लीट कर देंगे, जो कि यूपी पुलिस में आपके पूछा जाएगा, उस पूरे उत्तर प्रदेश को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां से, जो कि हमारे बेस्ट 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 क्वेश्चन है आपके, और आपके लिए जो इसका डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा मैटर आपके लिए करता है कि भाई ये डिस्कशन है, यही आपके लिए सबसे ज्यादा ऊंचाइयों तक तो लेके जाने वाला है, क्योंकि ये आपसे ज्यादा मोहब्बत करेगा। क्या डिस्कशन जो इसका है, जो इसका और भी सॉल्व करे हुए जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं, इससे पहले भी आपके लिए बहुत सारे पॉइंट बताए हैं, तो इन सभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा हाउस बनेगा, जो हमारा घर बनेगा, उसको मैं कहेंगे। देखिएगा, आप अगर आपका पेपर आपकी निश्चित डेट पे हो जाता है तो आप आज से सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी आप सो लेंगे तो अगले आपकी पीड़ा के दिन कटेंगे। लेकिन अगर अभी आप 24 आवर्स में से अगर 20 घंटे भी जगेंगे तो आपके जो पीड़ा के जो दर्द होंगे ना, जो अभी जो पीड़ा आप लेंगे, वो आप अगली नेक्स्ट जिंदगी के लिए क्या होंगे? जलवे में गुजार देंगे, एकदम मजे में गुजार देंगे। लेकिन अगर अभी सो गए तो अगली जिंदगी सिर्फ कठिनाइयों में गुजरेगी। तो सर्दी वगैरह की चिंता ना करें, सिर्फ डायरेक्टली आप लोग पढ़ें। ठीक है, कैसे भी पढ़े, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और यहीं से कुछ भी होने वाला है, तो जो डिसाइड करेगा आपका यही डिसाइड करने वाला है कि आखिर हमें करना क्या है, हम किस बेस पर पढ़ सकते हैं क्वेश्चनों को, किस बेस पर हम तैयारी करें। जीके यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मैथ कहाँ से पढ़ें, हिंदी कहाँ से पढ़ें, ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं और यही सब आपके लिए पढ़ने वाली भी हैं, यही सब पढ़ाने वाली बातें हैं। ठीक है, तो चलिए 10वें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। मैंने आज क्या था, आज डिस्कशन बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारा पेपर है। अगर हम 1.5 से 2 घंटे एक जीके की क्लास में बिता रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे जीके से, और सबसे कम समय में आप जीके और हिंदी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम, अगला हमारा क्या कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, किन्नौर आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो कौन सा सीमा जो है वो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है आपके? किन्नौर अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से है। कहां पर है आपके? हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है आपके? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। देखिएगा, भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने देश हैं आपके? 7 देश हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा आपकी किसके साथ में बनती है? बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनती है। ठीक है, चाइना के साथ में भी सीमा बनती है आपकी, पाकिस्तान के साथ सीमा बनती है। ठीक है, भूटान के साथ बनेगी, म्यांमार के साथ बनती है, नेपाल के साथ भी बनती है आपकी सीमा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी सीमा जो बनाई जाती है वो किसके साथ में? अफगानिस्तान के। ठीक है, 7 देशों के साथ में भारत के 17 राज्यों की सीमा बनती है। कितने? 17 स्टेट की सीमा बनती है 7 देशों के साथ में। तो 7 देशों के साथ में 17 राज्यों की सीमा बनती है आपके। ठीक है, हम पढ़ेंगे, और इससे पहले भी हम ज्योग्राफी में आपको पढ़ा भी चुके हैं कि भाई सीमावर्ती देश, आपको टॉपिक वाइज देखना है तो आप देखिएगा
सीमावर्ती देश प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट से समझाया जाएगा सीमावर्ती देश आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सीमावर्ती देश आपको समझाए जाएंगे वहां पर। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किन्नौर, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपके गोरखपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, क्या है अगला प्रश्न हमारा कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है आपके, जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लौह। लौह की अगर बात करेंगे तो लौह के अयस्क जो होते हैं वो आपके जैसे मैग्नेटाइट हो गए, हेमेटाइट हो गए, ये सब आपके लौह के अयस्क होते हैं, हेमेटाइट हो गए। तो आपका जो अयस्क होगा मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका अयस्क होगा, तो मोनोजाइट हम कह सकते हैं थोरियम का अयस्क होगा। कैसा अयस्क होगा, थोरियम। तो थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी कि जिनके परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होते हैं ना रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिविटी आपके एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, थोरियम कहाँ मिलेगा, भारत में थोरियम के कई सारे भंडार हैं। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे आपके केरल के तटों पर मिलता है। समुद्र के किनारे यानी कि केरल में मिलता है। और केरल में कौन सा तट है, कोरोमंडल का तट है या मालाबार का तट है, तो देखिए केरल में आपके मालाबार का तट है। ठीक है, तो केरल के मालाबार के तट पर मिलते हैं। भारत में यूरेनियम से ज्यादा, यूरेनियम से ज्यादा आपके थोरियम के भंडार होते हैं भारत में, याद रखिएगा इस बात को, स्टेट में भी आ सकता है। और लास्ट ईयर आपसे पूछा भी गया था कि केरल के समुद्र तटों पर कौन सा खनिज मिलेगा, तो आपके थोरियम मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के, शाहजहां की, औरंगजेब के। देखिएगा मैंने आपको क्लास नंबर 4 में कंप्लीट बताया है कि इनका शासनकाल कैसे कैसे था, कब तक था, इनका मकबरा कहां पर है, ये सभी बातें मैंने आपको बताई थी इनसे संबंधित। तो अभी हम इनके शासनकाल की बात नहीं करेंगे, और कुछ प्रश्न होंगे, क्योंकि हम लगातार जब पढ़ ही रहे हैं, लगातार जब सीरीज को जब चालू रखे हैं, तो पुराने प्रश्नों की बात ना करें, क्योंकि वो तो प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप लोगों के पास नोट्स हैं, आप लोग रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी कंडीशन ये है कि इस पे हमें देखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि मुगलों और मराठों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था किसके समय में, तो आंसर बनाएंगे हम आपके औरंगजेब। किसके समय में होगा, तो आपके औरंगजेब के समय में होगा। औरंगजेब का जो शासन काल होगा 1658 से लेकर 1707 तक। तो 1658 से लेकर 1707 तक, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु आपकी हो गई। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसकी जो जो मुगल सम्राट क्या था आपके, लड़ाई झगड़े होने लगे थे, यहाँ से प्रतिद्वंद होने लगा था, युद्ध का प्रारंभ हो चुका था मुगलों से संबंधित। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते थे। इसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। जो अकबर ने जजिया बंद करा था 1564 में, वो औरंगजेब ने पूरी तरह से भारत में जजिया लगा दिया था। भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, तो भारत में सबसे पहले जजिया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। लेकिन उसने एक राज्य, एक शहर पर जजिया नहीं लगाया था, जिसे कहते हैं देवल। देवल पर उसका आधिपत्य था, इसलिए उसने वहां पर जजिया नहीं लगाया था, बाकी हर जगह उसने जजिया लगा दिया था। शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब, तो शाहजहां को 1658 में कैद कर लिया था, लेकिन शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई थी। तो मुगल बादशाहों में एक ही सबसे जिंदा पीर निकला जिसने अपने पिताजी को कैद कर लिया, उस पिताजी का नाम था शाहजहां। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, तो औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उल दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनाया था, जिसे द्वितीय ताजमहल के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, द्वितीय ताजमहल के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ हमने पढ़ा भी था, हमने देखे भी थे, कई सारी वीडियो में मुगल वंश से क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो मुगलों के लिए सबसे जो प्रतापी थे, जो सबसे बेहतरीन शासक थे, उन्हें हम शिवाजी कहते हैं। तो शिवाजी क्या करते, लूट कर दी उन्होंने। 1664 में सूरत की पहली लूट करी थी और कई सारा खजाना लूटा था वहां पर जाकर उन्होंने। ठीक है, तो मराठों में आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, जैसे अष्टप्रधान, जो कि शिवाजी के शासन काल में रहते थे। अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेवराय के शासन काल में रहते थे। ऐसे कंफ्यूजन प्रश्न जब पेपर में बनेंगे तो आप भी थोड़े से कंफ्यूज आ जाएंगे, यानी कंफ्यूजन आप पे पड़ जाएगा कि भाई कंफ्यूजन हमें हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आपको करने के लिए कुछ सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बातें जो हम आपसे शेयर जो कर रहे हैं, जो बातें आपको बता रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन्हीं बातों से ही आपके प्रश्न पेपर में बनेंगे। ठीक है, उन्हीं बातों के प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। ठीक है, याद रखिएगा।
तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होगा कि आप लगातार क्लास को पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको मैं उम्मीद दिला रहा हूं कि आपके जो भी प्रश्न होंगे पेपर में वो आप 100% करने वाले हैं, यानी कि उनको आप 100% करने वाले हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेट हो, चाहे वो आपके हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, हर प्रश्न को मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप हर प्रश्न को अच्छे से समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं हमारे पेपर में और यही प्रश्न हमारे बनेंगे भी। ठीक है, अब देखिएगा अकबर की अगर बात करें तो बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रोग्राम डिसाइड किए थे, सबसे ज्यादा किसी ने परिकल्पनाएं अगर दी थी शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो कौन था? अकबर था। अकबर बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे। अकबर का जो व्यक्ति था बीरबल, इनके जो प्रमुख सलाहकार थे, तानसेन के संगीतकार थे। ठीक है, और तानसेन का जो मकबरा था वो कहां पर है? आपके ग्वालियर में है, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार थे। जहांगीर देखिएगा, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1611 तक रहा था, लेकिन ओवरऑल शासन 1605 से लेकर 1627 तक रहा था। क्योंकि 11 महीने क्यों बोला? 11 महीने इसलिए बोला था कि 11 के बाद ऐसे प्याले में ही रह गए, है ना। ये दारू पीते रहते थे, देखिएगा ये दिन भर दारू पीते थे, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल दारू नहीं पीता था। दिन भर मदरा पीते थे, दिन भर मदरा बिल्कुल नहीं पीता, ना अपने साम्राज्य मदरा का सेवन होने देता था, इसीलिए ऐसे जिंदा पीर कहते थे। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है किसे जिंदा पीर कहते थे। ठीक है, ऐसे समझिएगा। तो नूरजहां की शादी हो गई, ठीक है, और नूरजहां की शादी होने के बाद जो शासनकाल चलाया जहांगीर का, वो उसकी पत्नी नूरजहां ने चलाया था, और उसके बाद ये प्याले में ही डूबे रहते थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? औरंगजेब। ग्रेमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत राय, ए आर रहमान। ए आर रहमान का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है जय हो। ठीक है, मैं जब भी सुबह उठता हूं तो वो गाना जरूर सुनता हूं, जय हो का। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गाना है। आप उसकी वीडियो देखिएगा, उस गाने के बोल देखिएगा, कितने जबरदस्त तरीके से ए आर रहमान ने वो गाना गाया था, उससे ऑस्कर भी मिला था उस गाने के लिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो गाना भी, और आप डेली सुनिएगा, जिससे आपको एक ही शब्द गूंज के आएगा आपके मन में, जय हो जय हो। ठीक है, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर किसे मिला था? पंडित रविशंकर, जो क्या थे? सितार वादक थे। क्या थे? आपके सितार वादक थे। यार रहमान का जो जय हो गाना है वो बहुत ही बेहतरीन है, आप सुनिएगा एक बार उसको जरूर। ठीक है, चलिए। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो सहकारी समिति के न्यूनतम सदस्य क्या होते हैं? देखिएगा, भारतीय संविधान में सहकारी समिति है। भारतीय संविधान में 97 संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन 1900 सॉरी संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों को रखा गया। अभी भारतीय संविधान में पहले 22 भाग थे, तो देखिएगा 22 भाग में से आपके किस भाग में रखे गए थे? तो भाग तो आपके बात भाग देखिएगा, भाग की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर आपके 9B में रखे गए थे। किस भाग में? भाग नंबर 9B में। अब देखिएगा 9B में रखे गए थे, लेकिन आर्टिकल आपके बहुत सारे संबंधित हैं। एक तो अनुच्छेद नंबर 19 संबंधित है आपके सहकारी समितियों से। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर आपके 43B, जो कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 243 ZH से 243 ZT तक संबंधित है। 243 ये सब आर्टिकल आपके सहकारी समितियों से ही संबंधित हैं, जिसमें आपके अधिकतम जो निदेशक हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं, और न्यूनतम जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? आपके 10 हो सकते हैं, अधिकतम आपके 21 हो सकते हैं। ठीक है, तो सहकारी समितियां अपने हित के लिए काम नहीं करती, इन्हें भारतीय संविधान के 14B में रखा गया था, जो कि एक नया सेगमेंट, आपके नए भाग जोड़ा गया था। क्या नया भाग आपका जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कितने आपके 7। पश्चिमी ढाल, आपका पश्चिमी घाट जो है वो क्या है? पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है, या पहाड़ियां हैं? पश्चिमी घाट की अगर बात करेंगे, देखिएगा पश्चिमी घाट जो है वो आपके सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आपके देखिएगा गुजरात हो गया, आपके
गुजरात में है, आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर है, आपके गोवा पर भी कब्जा है इसका, कर्नाटक पर भी हो गया, आपके केरल और तमिलनाडु। ठीक है, केरल में भी है आपके, तमिलनाडु में भी है, लेकिन तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तमिलनाडु में आपके कोरोमंडल का तट है, केरल में आपके मालाबार का तट है। ये सब डिस्टेंस जो कवर करता है वो कितना करता है, 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, आपके कई सारे इस पर आपके दर्रे भी हैं, जैसे थाल दर्रा है, घोर दर्रा है, ये आपके दर्रे भी हैं इस पर आपके पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री। तो पठारों का ढलान होता है, क्या होता है, पठारों का ढलान होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है, पठारों का ढलान है। अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्त्रों के मूल्य को जाएगा किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा, किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा वस्त्रों के मूल्यों को, बिक्री खाते में, निकासी खाते में, खरीद खाते में। किसमें, खरीद खाते में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन सरल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा मुद्रित किया गया था। अकबर के शासनकाल में, हुमायूं के शेरशाह सूरी, या समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसने कहा था, बिसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बिसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है जिसे कहते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किसने लिखा था, हरिशेन ने लिखा था। प्रयाग स्तंभ लेख को किसने लिखा था, हरिशेन ने लिखा था। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी की अगर बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी के द्वारा होगा। शेरशाह सूरी ने अपना जो शासन किया था वो 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी ने शासन किया था। 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी का शासनकाल था। तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो यहीं तक था आपके। ठीक है, वो यहां तक था आपके सूरी का शासनकाल। जब सूरी का शासनकाल ये था तो 1545 में मृत्यु होगी कहां पर, बांदा में। ठीक है, बांदा कहां पर, आपके कालिंजर में मृत्यु हो गई, यानी कि उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गई। तो देखिएगा, राजा बनने की कोई आयु नहीं होती। शेरशाह सूरी अपने जीवन काल के मात्र अंतिम दिनों में राजा बना था, मात्र अंतिम दिनों में राजा बना था। ठीक है, याद रखिएगा। और शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था, शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था। ठीक है, जीटी रोड बनवाया था आपके, जीटी रोड भी बनवा दिया था उसने। उसके बाद में देखिएगा, काबूलियत व्यवस्था की शुरुआत करी। काबूलियत जो किसानों से संबंधित थी, और पट्टेदारी व्यवस्था की शुरुआत करी, पट्टादारी व्यवस्था की भी शुरुआत करी। ऐसे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, चौसा का युद्ध किया हुमायूं के साथ में, चौसा का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कौन सा युद्ध 1540 में हुआ था, कौन सा 1539 में हुआ था। यानी कि ये दो युद्ध आप लोग पेपर में जब देने जाएंगे तो कंफ्यूजन आपको होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताने होंगे कि चौसा का युद्ध कब हुआ और आपके कन्नौज का युद्ध कब हुआ। अगर ये क्वेश्चन आप अपने पास से याद करेंगे तो उम्मीद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर इनको अगर आपने अपने पास से याद किया तो ये क्वेश्चन आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं। शेरशाह सूरी तो वो महान बादशाह था जिसका कोई भी तोड़ नहीं था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था अपनी युद्ध निपुण में। ठीक है, देखिएगा, शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो शहद जो होता है वो सबसे मीठा होता है। तो सबसे मीठी जो शर्करा होगी वही क्या होगी, आपके शहद से संबंधित होगी। ठीक है, तो देखिएगा, फ्रुक्टोज सबसे मीठी होती है आपकी। ठीक है, या ग्लूकोज क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, तो कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, फैक्ट्री शेड का निर्माण,
गलत आपके। जमीन की खरीद, एक प्रिंटिंग की मरम्मत, गलत है। एक नए मशीन की स्थापना, ये भी गलत है। यानी कि राजेश क्या, जमीन की खरीद। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, जमीन की खरीद। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता, तो किसमें कार्बन नहीं होता। देखिएगा डायमंड तो कार्बन का अपर रूप है, यानी कि ये दोनों आपके कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का अपरूप यानी कि कोयला भी आपका होता है। ठीक है, कोयला भी है। तो कोयला तो मैंने आपको बताया था वो कौन नहीं है कार्बन का अपरूप, तो इनमें से कोई नहीं। कौन नहीं होता कार्बन, किसमें कार्बन नहीं होता, तो सभी में कार्बन होता है, ऐसा कोई चीज इसमें है नहीं जिसमें कार्बन ना हो। कोयला को भी मैंने आपको बताया था कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रैक्टिस नंबर 3 में बताया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था, तो किस जिले में सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। पहला, उसका नाम था हरदुआगंज, हरदुआगंज उसका नाम था। कहाँ प्रारंभ किया गया, तो भाई हरदुआगंज आपके कहाँ पर है, आपके अलीगढ़ में। कहां पर प्रारंभ किया गया था, अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपने पढ़ना चाह रहे हैं, जिन प्रश्नों को आप पढ़ना चाह रहे हैं वही प्रश्न मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं। तो जो प्रश्न आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं सिर्फ वही वही प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो कृपया करके आपको बता दें कि यही क्वेश्चन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अभी आपके लिए क्लासें आएंगी कौन कौन सी, देखिए कंप्लीट क्लास आएगी आपकी फिजिक्स की, कंप्लीट क्लास होगी आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, कंप्लीट क्लास होगी आपकी बायो, जो कि आपके रिवीजन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। क्या होगी, बायो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हिस्ट्री की क्लास आपकी, जो कि आपके रिवीजन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बाद आपकी जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी के बाद एक क्लास आपकी इकोनॉमिक्स। ठीक है, टोटल आपकी मैराथन क्लास आने वाली है। ज्ञान जीएस सब आपके लिए मैराथन क्लास भी लेके आने वाला है बहुत ही जल्द। जो भी सब्जेक्ट करंट अफेयर्स की मैराथन एकदम जबरदस्त क्लास, एक ही क्लास से सब क्वेश्चन आपके पेपर में, एक ही क्लास से सब क्वेश्चन आपके पेपर में हटने वाले नहीं है। और बहुत ही कम क्वेश्चन कराऊंगा करंट अफेयर्स में, वही क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे, अन्यथा करंट अफेयर्स आपकी कहीं से भी नहीं आएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा हमारे भरोसे। ठीक है, और देखिएगा आप कितनी भी पढ़ लीजिएगा लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर में फंसना मुश्किल होगा, तो बहुत ही कम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी से हम करेंगे करंट अफेयर्स की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल घोषित कर दिया है। ये देखिएगा पुराना प्रश्न है, किस देश की सेना ने कर दिया है, तो देखिएगा सूडान। किसने कर दिया, आपके सूडान ने कर दिया है। ठीक है, किसने कर दिया, आपके सूडान ने। ठीक है, याद रखिए किसने करा, आपके सूडान ने। राइट, याद रखिएगा। ठीक है, आपातकाल शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट में ही बताया। सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्राओं के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है। क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12, क्लास 12। कौन सी आपके मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत की है हरियाणा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता हमसे। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमसे क्या बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेग होइंग किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। ठीक है, ये भी प्रश्न पुराना ही है, नया प्रश्न नहीं है ये। ठीक है, तो जब वो चीन की यात्रा पर गए थे तो वो क्या हो गए थे, लापता हो गए थे। क्या हो गए थे, लापता हो गए थे। इंटरपोल के मुख्यालय की बात करेंगे तो देखिएगा इंटरपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। लियोन में इसका मुख्यालय, ये आपके कहां पर है, फ्रांस में है। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्योंकि फ्रांस में अगर बात की जाए, फ्रांस की अगर बात ओवरऑल की जाए तो फ्रांस में कई सारे मुख्यालय, जैसे देखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय भी फ्रांस में है, लेकिन यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस जिले में है। क्या है, पेरिस, पेरिस यानी कि फ्रांस में है।
ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ऐसे बहुत सारे मुख्यालय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकी के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजीयान 21, इतना बस याद रखिएगा, सीजीयान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो आपको पता है कि कौन है अग्रसर की, ठीक है, चाइना। याद रखिएगा चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है आपकी बीजिंग। बीजिंग क्या है? कैपिटल है। ठीक है, बीजिंग क्या है? कैपिटल है। मुद्रा क्या है आपकी? रिन मिन भी। मुद्रा क्या है? रिन मिन भी मुद्रा है आपकी, रिन मिन भी। ठीक है, याद रखिएगा। जापान की कैपिटल की बात करेंगे तो जापान की क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है आपकी? एन। भारत की पता है अमेरिका वाशिंगटन डीसी आपके क्या है? डॉलर है। एक एक कैपिटल करेंसी याद रखिएगा, कैपिटल करेंसी को याद करना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैपिटल करेंसी। ठीक है, आपके पेपर में 2 नंबर पक्के करेगी, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यूपी पुलिस के पेपर में 2 नंबर पक्के हैं आपके, और 2 नंबर पक्के हैं तो आपको देखिएगा। ठीक है, जीएस को याद करिएगा अच्छे से। तो जीएस याद कैसे करें? तो देखिएगा, जीएस याद जब भी हमारे पास में हो सकती है जब हमारे पास में रिवीजन हो। मैंने आपको कई बार बताया है कि पहली क्लास जब पढ़ते हैं तो दूसरी क्लास जब हम पढ़ने आते हैं ना, तो उससे पहले जो क्लास हमारे पास में होती है उसका हम रिवीजन करके आए, तभी हमें समझ में आ गया। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में ये बात मैंने बताई थी। तो अगर वहां पर आपको पता है तो आपका दिमाग इतना तेज चलना चाहिए कि वहां पर जो बात मैंने आपको बताई थी वो बात आप यहाँ पर तुरंत सोच लो। जैसे मैंने आपको वहां बताई थी कि अगर मैं बोलता कि मैंने चाइना की कैपिटल को आपको पहले बताया तो आपको पता होनी चाहिए चाइना कैपिटल बीजिंग, मुद्रा रिनबिन्बी या युआन, इसकी क्या है? मुद्रा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा जैसे। ठीक है, तो आप लोग मनन करिएगा, मनन। ठीक है, देखिएगा जब सोते हैं हम तो सोने से पहले हम जो सोचेंगे वही हमें सपने दिखाई देंगे। तो जो हम सोचेंगे वही हमें सपने दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम कृपया करके उन बातों को सोचें जो हमने पूरे दिन में पढ़ी हैं। देखिएगा साइंटिफिक रीजन है बिल्कुल। अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो आपका पूरा दिन किसके लिए होगा? ठीक है, अगर जल्दी उठ के पढ़ते हैं, अगर स्टडी जल्दी करते हैं सुबह उठकर, अगर सुबह उठकर 1-2 घंटे आधे घंटे अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बता दें कि आपका दिमाग पूरे दिन पढ़ाई पर ही लगेगा। किस पे लगेगा? पढ़ाई पर ही लगेगा। अन्यथा अगर आप नहीं पढ़ते हैं और आप शादी विवाह में चले जाते हैं तो आपको टाइम लगेगा, 2-3 दिन तो यही सोचने में लगेगा कि मैंने कहाँ से समाप्त किया था। ठीक है, तो भाई इन दिनों अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अभी समस्या है, सर्दियां भी हैं, बहुत सारी तेज सर्दियां पड़ रही हैं, इतनी तेज सर्दी पड़ रही है बहुत कि आपका मन नहीं हो रहा। वो इसीलिए तो नहीं हो रहा कि आप रजाई में से निकले ना और आपकी वैकेंसी कोई दूसरा लेके चला जाए। आपकी वर्दी जो भारत सरकार आपके लिए तो इलेक्शन के अकॉर्डिंग चली रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी आपके चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपके लिए भर्ती निकाली है उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो इसी वजह से नहीं हो रहा कि आप रजाई ओढ़कर सो रहे थे। आप रजाई को छोड़ो और पढ़िएगा, पर डे बेस पर पढ़िएगा, इतना पढ़िएगा कि सब कुछ आपको आना चाहिए। पेपर देने जाओ तो दिल से एक ही आवाज आनी चाहिए यहाँ से कि भाई पेपर की कटाव की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने पूरे पेपर में से पूरे सभी के सभी क्वेश्चन कर दिए, मुझे कटाव की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो किताबें नहीं पढ़ता, जो पढ़ाई ढंग से नहीं करता, भाई पेपर देने के बाद सिर्फ इतनी बात पूछता है कि कटाव कितनी जाएगी। कटाव वो व्यक्ति कभी नहीं पूछता जो पढ़ के जाता है और पूरा का पूरा पेपर हल करके आता है, सॉलिड तरीके से इसने पढ़ाई करी होती है, पूरा का पूरा पेपर हल करके आता है। वो कभी भी नहीं पूछता, उसके बाजुओं में दम होती है, वो कभी भी नहीं पूछता कि भाई कटाव कितनी जाएगी। जब एग्जाम हॉल से निकलो तो दिल से एक ही आवाज आ जाए कि अब सिर्फ रेस की तैयारी करनी है, पेपर का तो काम हो चुका है। अब वरना पेपर ही की कटापी ढूंढते रहोगे तो रेस की तैयारी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बता दें कि लगातार पढ़िएगा। ये 30 दिन में भी वो बच्चा पेपर निकाल सकता है जिसने आज तक कभी यूपी पुलिस का पेपर नहीं दिया। वो बच्चा भी निकाल सकता है जो डेली 10 से 12 घंटे पढ़े, वो भी निकाल सकता है, सिर्फ ये समझने के लिए नहीं, क्योंकि वहां से बल्लाह क्वेश्चन का ही खेल है, याद रखिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा होता है ईडा।
राइट। क्या आंसर होता है आपके? एडा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो हमसे क्या कहता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हमारा कौन सा है, ये हमें पता करना है। तो विटामिन सी यानी कि विटामिन की खोज आपके किसने की? कैसिमर फंक ने की थी। हमने अभी कुछ टाइम आपको पहले ही बताया था इसी क्लास में, जिससे आपको पता होगा कि हम विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो ए डी ई के जो विटामिन होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सेब में अगर बात करें तो विटामिन को छोड़ के अगर एसिड की बात करें तो सेब में आपके मैलिक एसिड पाया जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा ठीक होगा, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि विटामिन सी जो होता है वो हमेशा खट्टी चीजों में होता है, और खट्टी चीजों में हमेशा पाया जाता है आपके साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है आपके? साइट्रिक एसिड होता है खट्टी चीजों में हमेशा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं साइट्रिक एसिड, राइट। तो इसे हम साइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जैसे आपके नींबू हो गया, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। संतरा आपका हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? आंवला हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। दूध में अगर बात करेंगे तो दूध में आपके लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ से लैक्टिक एसिड आपके दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दूध में आपके लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अमरूद में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, जो शुगर के मरीजों के लिए बेहद ज्यादा खाने के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो कौन सा दिन ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में बनाया जाता है? 1 दिसंबर को आप जानते होंगे कि क्या बनाते हैं? एड्स दिवस बनाते हैं। एड्स डे कब बनाते हैं? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस बनाते हैं, और 3 दिसंबर को क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस बनाते हैं 3 दिसंबर को। 2 नवंबर को या 2 दिसंबर की अगर बात करें, 2 दिसंबर को क्या बनाते हैं? तो कंप्यूटर साक्षरता डे बनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता डे बनाते हैं हम। कब बनाते हैं? ठीक है, 2 दिसंबर को बनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता डे हम 2 दिसंबर को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः संबंधित है? ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, अभी इसी क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर। क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, आप कंप्यूटर से सिर्फ उन प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डायरेक्टली जो प्रश्न आपके हैं वही आपके पेपर में डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत करी थी? स्थायी उपनिवेश का मतलब है स्थायी बंदोबस्त। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में पढ़ाया था स्थायी बंदोबस्त के बारे में। अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 1793 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब 1700 में कौन था वायसराय? 1793 में तो देखिएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि इन्होंने भारत में 1787 से लेके 1793 तक शासन किया था, और जब ये भारत से गए तब इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी, जो किससे संबंधित थी? भूमि से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भूमि सुधारों से संबंधित थी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित थी ये बंदोबस्त व्यवस्था। लॉर्ड कर्जन ने अगर बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं। भारतीय सिविल सेवा, ये सिविल सेवा का जनक कहते हैं। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहते हैं, और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे बनाते हैं। और पहली 1922 में पहली परीक्षा सिविल सर्विस की कहाँ आयोजित की गई? आपके इलाहाबाद में की गई थी। और पहले व्यक्ति जिन्होंने निकाली थी परीक्षा कौन थे? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर।
तो पहले आईसीएस पास करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस पास करने वाले व्यक्ति थे, नाम याद रखिएगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। कई बार पढ़ा है हमने, बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की अगर बात करेंगे, शासनकाल की बात करेंगे, तो 1899-98 से लेके 1905 तक रहा। ठीक है, डलहौजी की बात करेंगे तो 1848 से लेके 1856 के तहत रहा। कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा था। कब हड़पा था? 1856 में, कुशासन के आधार पर। लॉर्ड विलियम बेंटिक की भी बात हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में की थी। ठीक है, तो वहां से आप देखिएगा 1828 इनका शासनकाल है। मैंने आपको बताया था अगर हम शासनकाल याद कर लेते हैं तो देखिएगा सबके सब प्रश्न आपके बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएंगे अगर आप शासनकाल याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या है? स्थायी बंदोबस्त का ए है। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोध शक्ति प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध करता है? बैसिलस। अगर बात करेंगे बीसीजी, ठीक है, बैसिलस। ठीक है, लिख सकते हैं, फुल फॉर्म भी आ सकती है आपकी, बैसिलिस कैलमेट क्यूरिन। ठीक है, फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में आपके। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। कौन सा होता है? पोलियोमाइलिटिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, टिटनेस होता है, कुकर खांसी यानी कि टीबी के लिए करते हैं टीबी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी दिवस कब बनाते हैं? तो वो टीबी नहीं जो आपके घरों में होती है। ये टीबी किसको, किसके लिए हानिकारक होती है? फेफड़ों के लिए, लंग्स को खराब कर देती है टीबी। किसको? लंग्स को खराब कर देती है। ठीक है, वो टीबी नहीं जो आप घरों में चलाए बैठे हैं, वो टीबी की बात नहीं करें। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपका जो होता है, ठीक है, उस पे देखिएगा, यानी कि टीबी जो है आपके बैक्टीरिया जनित बीमारी भी है। बैक्टीरिया मतलब आपके जीवाणु जनित। कैसी? आपकी जीवाणु जनित। तो देखिएगा एक आपका जीवाणु होता है, एक आपके विषाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जीवाणु की खोज किसने करी? लुईवेन हॉक ने। लुईवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और विषाणु की अगर बात करेंगे तो इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इसकी खोज की थी? विषाणु की खोज की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो महात्मा गांधी विदेश से लौटे थे। कब लौटे थे? सभी को पता है। देखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइएगा, विदेश से महात्मा गांधी कब लौटे थे? ठीक है, देखिएगा महात्मा गांधी 1915 में से विदेश लौटे थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे, उनके कहने पर 1917 तक भारत का इन्होंने क्या करा? भ्रमण किया। और इन्होंने उसके बाद में सबसे पहले चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण की समस्या जो इन्हें मिली थी वो राजकुमार शुक्ल से मिली थी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल से मिली थी इनको। 1916 के अधिवेशन में ये बात कही गई थी। इनसे मुलाकात हुई थी 1916 के अधिवेशन में। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। तो उन्होंने समस्या के बारे में बताया था कि चंपारण में खेती से किसानों को लेकर बहुत सारी समस्या है, तो आप आइएगा उसका निराकरण कर दीजिएगा। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर अपने जीवन काल को दो साल तक भारत की राजनीतिक स्तर पर नहीं गुजारा। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी। कहां पर स्थापना की? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। कहां पर स्थापना करी? पुणे में स्थापना की, सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी पुणे में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक
की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और वह व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा सहयोग किया। लेकिन जिस दिन असहयोग आंदोलन हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या होगी, मृत्यु होगी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, यानी कि वृद्ध व्यक्ति कहते हैं जिसके आगे ग्रैंड लगा हो, बहुत ही ज्यादा वृद्ध व्यक्ति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कितने अधिवेशन की, 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हो, कई बार बताया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर भी एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, देखिएगा, पूना समझौता किया था। कब हुआ था पूना समझौता, 24 सितंबर 1932 को 2 व्यक्ति के मध्य हुआ था, महात्मा गांधी और, ठीक है, M.K. गांधी और बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था ये समझौता। ठीक है, ये समझौता, जो पूना समझौता जो था वो किससे संबंधित था, पूना समझौता आपके दलितों से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था, दलित वर्गों से संबंधित था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। दलित वर्गों से संबंधित था पूना समझौता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, देखिएगा, श्रीलंका। श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती, पूर्व का मोती कहते हैं श्रीलंका को। प्रीवियस ईयर पूछा गया था श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, तो सीलेन किसे कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी क्या थी, अनुराधापुर। श्रीलंका भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता, जलीय सीमा बनाता है। श्रीलंका की पुरानी राजधानी क्या थी, प्राचीन राजधानी क्या थी, आपकी अनुराधापुर थी। अभी जयवर्धनेपुरम कोटी है इसकी कैपिटल, इससे पहले कोलंबो कैपिटल थी। लेकिन प्राचीन राजधानी को याद रखिएगा। ठीक है, इसके द्वारा अलग होता है पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो स्थलीय सीमा नहीं बनाता, जलीय सीमा बनाता है। भारत के साथ कितने देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं और 1 देश आपकी जलीय सीमा बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं। पहले इसका नाम लंका था, उसके बाद 1978 में इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा आपके होगा। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, लघु अंडमान को निकोबार, यानी कि लघु अंडमान को, छोटे अंडमान को बड़े अंडमान से अलग करता है। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा था। ठीक है, देखिएगा वास्को डी गामा कौन था, तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा क्या था, पुर्तगाली था, जो भारत 20 मई 1498 को आया था। भारत आया था 20 मई 1498 को, और किस तट पर उतरा था, तो कालीकट के। और इसका स्वागत करा था एक हिंदू शासक जमेरिन ने। किस जहाज से भारत आया था, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत आया था। और भारत कुल मिला के 3 बार आया था। भारत से क्या लेके जाता था, भारत से पुर्तगाली काली मिर्च लेकर जाते थे, और यहाँ 1 रुपए की लेकर वहां पर 60 गुना मुनाफा कमाते थे। कितना गुना मुनाफा कमाते थे, 60 गुना मुनाफा कमाते थे। इसीलिए काली मिर्च को क्या बोलते हैं, एवन प्रिय कहते हैं। हमारे यहाँ पर चमनप्राश आता है, चमनप्राश में क्या लिखा होता है, चमनप्राश होता है जो उसमें एवन प्रिय, यानी कि उसी में काली मिर्च का सबसे ज्यादा अवयव होते हैं, तो उसी के द्वारा बनाया जाता है, तो काली मिर्च। ठीक है, पुर्तगाली भारत में आए तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लेके आया, तो पुर्तगाली लेकर आए। भारत के लोगों को जहाज नहीं बनाने आते थे, जहाज की शुरुआत किसने करी, पुर्तगालियों ने की। तंबाकू की खेती किसने की भारत में, पुर्तगालियों ने की। तंबाकू में एक पदार्थ पाया जाता है जो कि विषैला होता है, जिसे कहते हैं निकोटीन। कौन सा पदार्थ होता है, तो निकोटीन पदार्थ होता है आपके तंबाकू में। ठीक है, यानी कि ये इतनी चीजें सब किसने शुरुआत करी, पुर्तगाली ने। भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और भारत से सबसे पहले गए। ठीक है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगी, ये प्रश्न अगर बनाया जाए तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगी, बताइएगा कहाँ पर लगाई पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री, तो कोचीन में लगाई। क्या सही है गलत है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कब आया था भारत,
1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाती है? सहरिया, थारू या भोटिया? आंसर तो निकल चुका था। ठीक है, कहां मिलेगी? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मिलेगी। तराई क्षेत्र में जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, जैसे गोरखपुर हो गया, ये तराई क्षेत्र है आपका। ठीक है, इसी के बॉर्डर यानी कि उत्तराखंड से मिल सकती है। ठीक है, तो तराई क्षेत्रों में मिलती है। कहाँ निवास करती है? आपके तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थारू जनजाति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? तो 243 किसकी व्याख्या करेगा? भूमि सुधार। भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है। और नवीं अनुसूची को 1951 यानी कि 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और नवीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके भूमि सुधारों से संबंधित है आपकी नवीं अनुसूची। ठीक, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस सूची में रखा गया? तो 11वीं अनुसूची में रखा गया। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची का पार्ट है? तो 11वीं अनुसूची का पार्ट है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां आपकी आती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मूल 243 का संबंध पूछा है, तो 243 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से डिटेल पार्ट में पढ़ेंगे। जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है उसमें हम डिटेल पार्ट में पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्थाओं को। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, उसमें डिटेल पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? मैंने आपको कई बार बताया है ऑक्सीजन की खोज किसने करी। तो आप लोग रोनाल्डो, किसने? जोसेफ प्रेस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। किसने की थी? जोसेफ प्रेस्टले। मैं इसलिए चर्चा नहीं करी इस क्वेश्चन की क्योंकि इसको मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, याद रखिएगा। कुकू जलडमरू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कुकू, कुकू आपका कहां पर स्थित है? देखिएगा, तस्मान सागर और प्रशांत महासागर पर भी स्थित है आपका, लेकिन यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर देश पूछा है, तो न्यूजीलैंड किस देश में स्थित है? आपके न्यूजीलैंड में स्थित है। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है न्यूजीलैंड की। ठीक है, किस देश में स्थित है? तो आपके न्यूजीलैंड में स्थित है। याद रखिए, किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पर स्थित? आपके न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक, तो देखिएगा, एक सीरीज हमारी चल रही है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसमें अभी हम संविधान की क्लास कर रहे हैं। तो देखिएगा, आरओ की सीरीज चल रही है। अगर आपको डिटेल पार्ट में आपको पढ़ना है यूपी स्पेशल, आपको संविधान टोटल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो आप वहां पर जाइएगा, वहां से भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं क्योंकि वो भी आपके सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। ठीक है, तो सभी जगह आप फॉलो कर लीजिएगा। नंबर आपको पता ही है कौन सा नंबर है हमारा। ठीक है, अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब हम नई क्लास में अपने मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ में। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।